आत्मकथा आप हुदरी के तीसरे पार्ट में आप देख रहे हैं कि मजले भाई का प्रेम प्रसंग इसका जिक्र किया है रमनिका जी ने। मजला भाई यानी इनका जो मजला भाई था चंद्रावत, तीन भाई थे और आपने पहले और जो तीसरे भाई के बारे में पढ़ा था। और जो इनका मजला भाई था चंद्रावत, कहते हैं कि वो घर आया तो ब्रिगेडियर साहब के परिवार से काफ़ी घुल मिल गया। स्कूल कब जाएगी रमना? 10 बजे जाऊंगी। तेरे भैया घर पे हैं? तो कोई लड़की है जो आती है पूछती स्कूल कब जाना है रमना? तो कहती 10 बजे। कहते तेरे भैया घर पे हैं क्या? तो वो कहती नहीं, परेड में गए हैं, शाम को आएंगे। तो कहती कि मैं आज गांव जा रही हूँ अपनी बेबी जी के साथ, ये चिट्ठी तू उन्हें दे देना, यानी अपने भैया को दे देना। तो देखिए रमना जो है स्वतंत्र विचार वाली है और लोगों को समझती भी है। हालांकि वो सबके नज़रों में भले ही जिद्दी है। कहते कि पंजाब में जो जाट परिवार होते थे उनमें वहाँ पे माँ को बेबी कहते थे और हिंदुओं में बीवी जी। यानी जाट परिवारों में उन्हीं को माँ को बेबे कहते थे और हिंदू में बीवी जी। ये अपनी माँ को बीवी जी कहती थी। कुछ हिंदू परिवारों में देवर की नकल में माँ को जो है झाई जी भी कहा जाता था। मैंने ब्रिगेडियर की लड़की से चिट्ठी लेकर तो रख ली। छोटी उम्र में ब्याह दिए जाने के कारण उन दिनों प्रायः माँ और बेटी एक साथ बच्चे जना करती थी। एक ऐसा समय था कि छोटी उम्र में ब्याह देने के कारण माँ और बेटी एक साथ बच्चे जना करती थी। फलतः चचा की नकल में माँ को भी आई या भाभी कहने का प्रचलन था। ये लो भैया आपको चिट्ठी, दीदी ने दी है और मेरा इनाम भी दे दो, किसी को नहीं बताया मैंने। तो इनके भैया जो मछली वाले हैं कहते हैं अच्छा तू मुझसे मजाक करेगी, तुझे इनाम भी चाहिए, ले, कहकर मछली भाई ने मेरी चोटी पकड़ ली। कहती है, बड़ा मजाकिया अंदाज में कहती हैं रमना कि भैया ये तो बताओ भाभी को घर कब लाओगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने जानबूझकर जानने के लिए टोका। उन्होंने कहा ठहर अभी बताता हूँ, शैतान कहीं की, और मैं भाग ली। मैं रोज दोनों की चिट्ठियों का आदान प्रदान करती, दोनों को चुपचाप ऊपर छत पर जाते देखती तो अच्छा भी लगता। ये जोड़ी खूब सस्ती भी थी। मेरे बाल मन में परंपरा और विरासत से मिला एक बिंब था, वही जैसे साकार हो रहा था। भैया सांवला कृष्ण, उसकी प्रेमिका गोरी राधा सी। मैं बीवी जी के अक्खड़ स्वभाव से बड़ी परिचित थी, इसलिए मैं किसी भी हद तक जाकर इस जोड़ी यानी अपने भैया और भाभी जो जिस लड़की से मिलते थे, ये चाहती थी उनका शादी भी हो। और इन्हें पता था मेरे घर में कितना उठा पटक मचेगा। कहती कि हमारे सावंती परिवार में प्रेम शब्द ही वर्जित था। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, छिपकर सब चलता था। इसलिए सवाल ये था कि कोई बोले तो बोले कैसे, छिपकर तुम कुछ भी करो पर सामने से प्रेम का प्रकटीकरण वो वर्जित था। प्यार करने वाले को तो सबसे बड़ा गुनाहगार मान लिया जाता था हमारे यहाँ। मर्यादा भंजक, परंपरा तोड़क, परिवार की इज्जत मिटाने वाला। हालांकि चचेरी में मेरी जो बहनों के साथ छेड़खानी और भाभीियों के साथ भद्दे मजाक खुलेआम होता और अवैध रिश्ते भी बनने बिगड़ते। सब क्षमे थे पर चोरी चोरी हो तभी तक। जो मर्जी वो करो पर स्वीकार मत करो। प्रेम करने वाले तो स्वीकार करते थे ना, इसलिए अक्षम्य होते थे, सजा पाते थे, सताए जाते थे। सो खुसर पुसर शुरू हो गई घर में और घर से बाहर भी। बीवी जी को भी कानों कान भनक लग गया, भाभी को भी। भाभी ने तो सीआईडी की तरह दोनों का पीछा शुरू कर दिया। बीवी जी ने उन्हें बिना प्रमाण टोके तो कैसे ठोके, फिर वो तो ब्रिगेडियर की बेटी थी, कल को पापा जी भी उनके अधीन ड्यूटी पर भेजे जा सकते थे। बेटे का भी भविष्य उसी के हाथ में था, सो उन्होंने अपने ही बेटे को ताकीद करनी शुरू कर दी। जाटों की लड़की छत्रियों के घर कैसे? बीबी जी की तरफ से जहर खाने की धमकियां और दूसरों की मिसालें दी जाने लगी घर में। अब लो मझला भैया परेशान, भाभी बजाय सहारा देने के ताने कसती। मुझसे अधिक सुंदर बीबी लाने का इरादा है क्या? उन दिनों ऐसा भी था कि घर में जो चचेरे फुफेरे भाई थे ना, उनमें बहस का एक मुद्दा ये भी रहता था कि फला की पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, वो अच्छा ब्याह के लाए हैं। और भाभी सुंदर थी, वे तुरंत अपने पर बात ले लेती। बोलती अच्छा देखती हूँ कैसे ब्याह करते हो, बीबी जी मानेंगी तब ना। चला है मुझसे सुंदर बीबी लाने। आखिर एक दिन ये विवाद अपने आप थम गया। भैया की पदस्थापना उन्हीं ब्रिगेडियर साहब के तहत पेशावर में हो गई। बीबी जी का अंदाजा था कि ब्रिगेडियर साहब ने जानबूझकर मजले भैया को अपने पास बुलाया ताकि दबाव डालकर बेटी का ब्याह कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि लड़का खुद ही अपनी पोस्टिंग वहां करवा गया। कुछ दिनों बाद ब्रिगेडियर साहब का परिवार भी पेशावर आ गया। अंग्रेजों द्वारा पेशावर की फैमिली स्टेशन घोषित कर देने के कारण फौजियों को बंगला वहां दे दिया गया। बाबा जी भी इसी कोशिश में थे कि कोयटा में उनको भी परिवार बुला लिया जाए, इसकी इजाज़त मिल जाए। पर अभी उन्हें इजाज़त मिली नहीं थी। कोयटा में रिसाले वाले ऑफिसर इस कोशिश में भी थे कि उन्हें संस्कार जो सरकारी बंगला है वो भी ना मिले, पर बाहर घर लेकर परिवार के साथ रहने की इजाज़त ही मिल जाए ताकि बीवी बच्चों को बुला लें। पापा जी की चिट्ठियों में अपने इस प्रयास का पूरा ब्यौरा होता,
जो वे बीबी जी को लिखते। बीबी जी अपने पत्रों में मझले बेटे और ब्रिगेडियर की बेटी के प्रेम प्रसंगों पर चिंता भी जाहिर करती और गुस्सा भी। हालांकि पापा जी को ये रिश्ता बुरा नहीं लग रहा था, पर बीबी जी की बात तो वे कभी टाल नहीं सकते, इसलिए अपनी राय देकर उन्हें नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठाते। उन्हें ऐसा जताना ही पड़ता कि हाँ, ये तो ठीक नहीं है। खैर, भाई का प्रेम तो गहराता जा रहा था। आगे क्या हुआ? बड़े भैया, भाभी और परिवार। दादी रात में सोने के वक्त पुरानी बातों का पिटारा खोल देती। उस पिटारे से जो कुछ मैंने सुना उसी के आधार पे निकले निष्कर्ष का ब्यौरा नीचे दिया है। कि जो बड़े भैया थे, इनके लाहौर में पढ़ रहे थे, बीए कर चुके थे, एमए मनोविज्ञान से कर रहे थे। पूरी रियासत में इतना पढ़ा लिखा लड़का और किसी का था नहीं। हमारे नाना की हवेली में हुए वायदे के अनुसार छोटी उम्र में ही उनका ब्याह कर दिया गया। भाभी अभी उम्र की छोटी थी, पर उसे मर्द का ज्ञान था। जब वे ब्याह कर आई थी तब वो मुझे 7 साल मुझसे बड़ी थी। हम दोनों बहनों को नहलाने वहलाने का काम उनको दे दिया गया। तो भाभी के आने पर दादी का काम कुछ कम हो गया। बाकी स्कूल भेजना, कंघी पट्टी करना सब उनकी जिम्मेदारी थी। कहते हैं कि पंजाब में हिंदी में जो है, रतन भूषण प्रभाकर की परीक्षाएं देकर लड़कियां क्रमशः मैट्रिक, आई, बीए के समकक्ष डिग्रियां लेती। पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका प्रावधान था, इसलिए भाभी को भी एक मास्टर रखकर यहीं कोर्स किया गया। कोर्स पढ़ाया जाने लगा। शादी के समय वो 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। यानी जब इनकी भाभी आई थी, बड़े भैया भाभी, तो जो बड़ी भाभी आई थी ना, वो जब आई थी तो वही 7वीं क्लास में थी। पंजाब में कहते हैं कि लड़कियां हिंदी या गुरमुखी और लड़के उर्दू पढ़ते थे। और आर्य समाज के प्रचार के चलते देखें तो पंजाब में लड़कियों की पढ़ाई का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। चूँकि भाभी के माता-पिता थे नहीं, इसलिए जितना हो सका उन्हें उन्हें उनकी बड़ी बहन और जीजा ने ही पढ़ाया था। वे अफ्रीका के नैरोबी में पैदा हुई थी, यानी इनकी जो भाभी थी वो अफ्रीका के नैरोबी में पैदा हुई थी। और मेरे मझले दादा मालवा राम मलावा राम का एक बैंक व फ़र्म भी था, जिसमें भाभी के पिता की साझेदारी भी थी। मेरी भाभी अफ्रीका में पैदा हुई और पली थी, इसलिए वह अफ्रीका की स्वाहिली भाषा भी जानती थी। जब हम सब नानौल में थे तभी भाभी ब्याह कराई थी। पापा जी ने शादी बड़ी धूमधाम से की। पंजाब में प्रचलित प्रथा के अनुसार छक, यानी जो छक जो दिया जाता है, मतलब लड़की के परिवार की तरफ से फिर लड़कों में बांटना होता है, वो बढ़िया से सब मिला था। और इनकी जो बीवी थी, यानी इनकी माँ, सगे संबंधियों सब पे बढ़िया से उसको बांटी। कहते हैं कि वो जो इनकी माँ थी, उनके माता पिता थे नहीं, तो ये लोग केवल 10 लोग लेके बारात गए थे, ताकि एक तरीके से समाज में एक आदर्श स्थापित कर पाए। लड़की अनाथ है, इसका एहसास इनको था ही, इसलिए पापा जी ने अपनी तरफ से खर्च में कोई कमी नहीं रखी। बीबी जी ने भी सभी रिश्तेदारों को खूब अवगत किया। जो भी छाक वगैरह जो भी मिले थे सब दे दिया, लोगों में बांट दिया। आर्य समाज का प्रभाव घर में बढ़ रहा था। पटियाला में नाना की हवेली, यानी पटियाला में इनके नाना की हवेली थी, जिस मोहल्ले में थी उसी बाजार के चौक में आर्य समाज का मंदिर भी था। वहाँ हर रविवार को हवन होता था। जब हम लोग पटियाला में होते तो पापा जी बीबी जी को लेकर वहाँ हवन करने आते। हम सभी बच्चे भी जाते। घर में किसी न किसी का कोई प्रसंग होता ही। लड़कियाँ कहाँ गई, बहू किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, इस सब पर वही आर्य समाजी मास्टर जो हमारे घर में रहने लगे थे नजर ही नहीं रखते, बल्कि इनकी रिपोर्ट भी बीबी जी को देते। दूसरी तरफ बीबी जी की बातों में उलझाए रखकर वो पापा जी को खुला समय दे देते रंगरेलियां करने की। पापा जी पर अनेक औरतें फिदा थी। वे कृष्ण के कृष्ण थे, वो कृष्णों के कृष्ण थे। मैं भी प्रत्यक्षदर्शी थी इन सब प्रसंगों की। कोई सलवार संभालती, कोई गाल पोंछती, कोई बाल संवारती, कोई मुस्कुराती, कोई ब्लाउज के बटन लगाती, प्राय पापा जी के कमरे से निकला करती। हाँ, बाहर आने पर किसी की आंखों में आंसू या चेहरे बने रोष या व्यवस्था के भाव कभी नहीं देखे। कभी-कभी मैं ऊँ-ऊँ की आवाज़ें सुनकर सोचती थी शायद पापा जी ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए बेचारी दर्द से करा रही है। ये प्रसंग, ये रास या लीला बचपन में मेरी नन्ही समझ में नहीं आते थे। ये सब मुझे बुरा भी नहीं लगता था। मेरे पापा जी को इतने लोग प्यार करते हैं, कुछ ऐसा एहसास भी होता है। मैं भी तो उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे गर्व होता है अपने इस एहसास पर। घर में सबसे बड़ी गुरु तो मेरी भाभी ही थी। ये मुझे चुपके-चुपके मुखबरी करने के लिए भेजती, कौन है कब आई, कौन कब गई, कौन किस कंडीशन में निकली, और मैं महाभारत के संजय की तरह सब बखान करती और भाभी को हँसती। तब मैं इनका सबका अर्थ समझती नहीं थी, फिर पता नहीं कैसे मेरे मन में एक अपराध बोझ जैसा बैठने लगा कि मुझे ये गलत तरीके से चीज़ें, ये जो लगा कि मुखबरी करना ये तो गलत है। पापा जी क्वेटा से कभी-कभी छुट्टियों में आते थे। बीबी जी और पापा जी दोनों कुछ दिनों तक रात-दिन कमरे में बंद हो जाते थे। फिर नाना जी के घर जाते थे। उन दिनों पटियाला में रिक्शा का चलन था नहीं। तांगा चलता था, पटियाला में रिक्शा नहीं चलता था, तांगा। तो नाना के घर मोटर कार थी, लोग उसे कार नहीं मोटर ही कहते थे। उन दिनों महाराजा पटियाला के यहाँ मोटर कारें थी। और फिर नाना के घर, इनके नाना बड़े अमीर थे, तब तक बसें चलन में आई नहीं थी। कभी-कभी हम सबको नाना की कार लेने आ जाती थी। नाना के यहाँ 2 घोड़ों वाली एक बग्घी भी थी, जिसे लोग फिटन कहते थे, पर तब उसका इस्तेमाल होता नहीं था। युद्ध शुरू होते ही लाम पर जाने की आशंका से पापा जी अपने तांगे बेच दिए थे और मिलिट्री अस्पताल का बंगला छोड़ना ही था, इसलिए घोड़े नाना के गाँव पर ही चरने के लिए छोड़ दिए गए थे।
शहर के घर में इनके रखने की जगह थी नहीं, शहर वाले उस घर में गाय भैंसे ही रखने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। पापा जी और बीवी जी बच्चों को साथ लेकर नाना जी की हवेली पैदल ही चले जाया करते थे कभी-कभी। अब हवेली और मोनी दरवाज़ा भी ये अपने नानी के यहाँ गई हैं, नाना-नानी के यहाँ, वहाँ का क्या कंडीशन है बताते हैं। कि जो इनके नाना थे, नाना दीवान दीनानाथ। नाना दीवान दीनानाथ खोसला जो थे, खोसला बड़े ज़मींदार थे, कितना बड़ा ड्राइंग रूम उनकी हवेली का, पूरी उसकी तरफ़दारी करती है कि कैसे बड़े से रूम है, बड़ा-सा कमरा है, विशाल-सा सज्जा है, अलग-अलग चित्रकारी टंगे हुए दीवार पे शेर की खाल के, हिरन की खाल के, मोटा-सा लाल और काले रंग का अफ़गानी कालीन, किमखाब के कपड़े का बना हुआ, गद्देदार सोफ़ा, पीतल के बड़े नक्काशीदार बर्तन, रोम की मूर्ति, सर्दी के मौसम के लिए दीवार में बनी चिमनी वाली अंगीठी, धुआँ बाहर छत पर निकलने का इंतज़ाम। बगल में सटे कमरे में डाइनिंग रूम, बड़ी-सी जो है डाइनिंग, सेल्फ, चाइना, मिट्टी के बर्तन वग़ैरह किस्म-किस्म की चीज़ को जो है सजाया गया था उनके यहाँ पे। वही वाली छोटी टेबल पूरी यूरोपियन ढंग से भारतीय हस्तकला का वह सब सामान कोठी में था जो आज 5 स्टार होटल में अजायब घर में होता है। इस समृद्धि में हम सब भागीदार नहीं थे। मैं या अन्य बच्चे जब वहाँ पे जाते थे तो बाहर बरामदे में नानी के पास ही बैठ जाते हैं। नानी विशुद्ध शाकाहारी, नाना मांसाहारी। बाहर विशाल आंगन में था नानी का रसोई घर, बनारस का रसोइया जो ब्राह्मण रसोइया छोड़कर कोई घुस नहीं सकता था उसमें, बच्चे भी नहीं। उस रसोई घर में नानी का पूरा राज था। ये सब नानी की मर्ज़ी पर था कि कौन उसमें घुसेगा, कौन नहीं, क्या पकेगा, क्या नहीं। हाँ, अन्नपूर्णा की तरह वहाँ खाना कभी खत्म होता नहीं था और चाहे जितना लोग जितनी मर्ज़ी खा लें, नाना रसोई घर में नानी की कंजूसी चलने नहीं देते थे। रसोई का भंडार हमेशा खुला रहता था पर खाने के लिए समय की पक्की पाबंदी। ठीक 12 बजे दिन का खाना लोग खा लेते, नाश्ते का कार्यक्रम साढ़े 8-9 बजे के होते, फिर संध्या 4 बजे चाय, फिर रात्रि 8 बजे खाना। इधर-उधर समय हो जाए तो इस बीच खाना जो छूट गया सो छूट गया। घर के बच्चे परिवार के सब सदस्यों के साथ ही टेबल पर बैठ के एक साथ खाते, बड़ी-बड़ी चांदी की थालियों में 8-10 कटोरियाँ वगैरह लगा के। ये नियम था कोई जूठा नहीं छोड़ेगा। जितना आ गया उसको खाओ या तो पहले ही बता दो। ये सारी चीज़ें होती थी। और कहते कभी-कभी तो ये होता रोते-रोते सब हलक से नीचे उतारना पड़ता। टेबल पर नाना का हुक्म चलता था, रसोई में इनकी नानी का। और खाने से पहले नापसंद सब्ज़ी को थाली से निकाल कर बाहर रखने की भी इजाज़त नहीं थी। जो थाली में आ गया बस वो खाना है तो खाना है। दरअसल नानी जी परोस कर रसोई के बाहर भिजवा देती थी। वो पलट कर देखिए जो खाना ये रसोई से बाहर भिजवा दी वो रसोई में पलट कर नहीं आना चाहिए। ये इनके यहाँ इतना स्ट्रिक्ट रूल था। कहती कि रसोई में भी एक सीमा रेखा बनी थी, उस सीमा के बाहर जो थाली परोस कर रख गई, उन्हें पुनः वापस नहीं लिया जाता। थालियों में खाना केवल ब्राह्मण रसोइया या स्वयं नानी परोसती थी। बेटी और बहू को भी इजाज़त थी नहीं रसोई की इस सीमा में घुसने की। जूता पहनकर रसोई में जाना मना था, नंगे पाँव, वो भी पाँव को धुल के जाना था, पर चौके में खिंची सीमा रेखा के अंदर वो भी नहीं। ड्राइंग रूम में सबका जाना मना था, खासकर मुझे या मेरे भाई-बहनों को। हम लोग फूहड़ समझे जाते थे। यानी रवनिका बताती कि मैं और मेरे भाई-बहन सबको मना क्यों किया था नाना के यहाँ। भले ही वो नाना का घर था, वहाँ पे सब सुख समृद्धि थी, पर वो लोग हमें फूहड़ समझते थे। तो बच्चे क्या करते ड्राइंग रूम को बस झाँक सकते थे, कमरे बाथरूम से जुड़े थे जिनमें अंग्रेज़ी तरह के कमोड वाले टॉयलेट होते। नानी इन सबको छूत मानती थी, वो इन बाथरूमों में जाती भी नहीं थी। मुझे या मेरे भाई-बहनों को भी इन बाथरूमों में जाना मना किया। संभवतः हमें इनके इस्तेमाल के तरीके नहीं आते थे, ऐसा समझा जाता था कि यानी हम असभ्य माने जाते हैं। हम बगल के दोनों कमरों में बैठ ज़रूर सकते थे। हाँ, मौसी-मौसा और उनके बच्चे इन्हीं कमरों में बराबर आकर ठहरा करते थे। उन्हें नाना की कोठी के हर कमरे में जाने की इजाज़त थी। दलान के दूसरे कोने में नीचे गोदाम था, नौकरों के बैठने और रहने का एक बड़ा कमरा था जो पीछे वाले आंगन में खुलता था, जिसमें गाय भैंस ये सभी होते थे। गोदाम और नौकरी के हाल के ऊपर अलग से कमरे थे जिनमें बड़े मामा और मामी रहते थे। उनका ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, बाथरूम, डाइनिंग सब चीज़ था। उनके कमरे बड़े खुशबूदार होते, सभी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी होती। और कहते बीवी जी के साथ जाकर 2 मिनट के लिए झाँक भर सकते थे। बस इतनी सारी सजावट देख कर ये तो हम बच्चे सहम जाते थे, ईर्ष्या से भर जाते थे। शकुंतला मामी का ड्रेसिंग रूम तो गज़ब का था। शकुंतला नाम था इनकी मामी का। ड्रेसिंग रूम, आदमकद आईने वाली ड्रेसिंग टेबल, तरह-तरह के सैंटों की सदा सुंदर-सुंदर गट ग्लास की शीशियाँ, पाउडर के रंगीन छोटे-बड़े डिब्बे, कई शेड वाली लिपस्टिक, रूज की गोल-गोल डिबिया, बड़े से शीशे के किवाड़ों वाले वार्डरोब जिसमें से हैंगरों पर लटकती रंग-बिरंगी कीमती साड़ियाँ। मामा का वार्डरोब अलग था जिसमें जो है कई सूट टंगे रहते थे। ऊपर जो है ऊपर शेल्फ पर सजा कर रखे रहते थे और रंगीन बक्से। मामी के पास सैकड़ों साड़ियाँ और सूट थे। बेडरूम में नक्काशी वाले
पलंग, बड़े-बड़े तकिए, पिंक या झकझक करती सफ़ेद चादरें, यानी बहुत ज़्यादा साज-सज्जा के साथ इनके मामा-मामी का रूम था। ड्राइंग रूम के बगल में कमरों की छत पर एक और रसोई घर, उसे सटे 2 बड़े स्टोर रूम, इनके सामने एक दालान, फिर एक बरसाती वो। वहीं ऊपर नानी का भी किनारा था, बाहर आँगन में सबके लिए पलंग बिछे रहते, जहाँ सब सोते थे और नानी भी वहीं पे सो जाती थी एक समय। तो ये समय ऐसा था जब इस बारे में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे पूरा जो है चीज़ों के बारे में परिवार में यह सब कुछ हो रहा था। आगे कहते हैं कि जो है गाड़ी की गैरेज के साथ सीमेंट की ढलाई के 2 आधुनिक ढंग के कमरे थे। नाना ऊपर नहीं आते थे, हम बच्चों को मम्मी-पापा या नाना के सजे-सजाए कमरे में जाने की छूट तो थी नहीं। इतनी समृद्धि किंतु हमारी पहुँच नहीं। इतना सौंदर्य लेकिन हम छू नहीं सकते। हमें सबसे दूर रखा जाता। अपमान का एक एहसास खरोच भर अंदर लगता। इसलिए आगे जीवन में मैंने बेहद परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेने की आदत बना ली। मैं इन तो ये चीज़ कहते हैं ना कि एक जो है आदत इंसान बना लेता है, बिल्कुल एक आदत ही बना लिया था। दलान के दूसरे किनारे में गोदाम था और नौकरियों के बैठने-चाकरे की व्यवस्था कहाँ पे होती। गोदाम और नै जो नौकर थे उनके हाल के ऊपर अलग से कमरे थे जिनमें बड़े भूभाग और बड़े मामा और मामी रहते। उनका ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, बाथरूम, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें जो थी वो तो अलग ही थी। और कहते हैं कि शकुंतला मामी का जो ड्रेसिंग रूम इनके था वो बहुत ही अच्छा था। आदमकद आईने वाली ड्रेसिंग टेबल तरह-तरह के सेंटों से भरपूर महक रही थी। लिपस्टिक, रोज की गोल-गोल डिब्बियाँ, बड़े से शीशे के केवाड़ वाले वार्डरोब जिसमें से हैंगरों पर लटकती रंग-बिरंगी कीमती साड़ी और सूट नज़र आते। मामा का वार्डरोब जो था वो अलग था। मामा का वार्डरोब अलग था जिसमें जो है कई सूट टंगे होते थे। ऊपर जो है सेल्फ पर सजा कर रखे रहते थे रंगीन बक्से। मामी के पास सैकड़ों साड़ियाँ और सूट थे। बेडरूम में नक्काशी वाले पतंग, बड़े-बड़े तकिए, पिंक या झकझक करती सफ़ेद चादरें, झालरदार बेड कबर्ड, डाइनिंग रूम अपने अलग ढंग से सजा, छोटी टेबल अलग थी मामा-मामी के साथ जो यहाँ पे है। कहती हैं कि इनका नाना का जो घर था इनके, वो इतना साज-सज्जा से भरा हुआ था और उनके खुद के मामा-मामी का कैसे अलग रूम रहता था अपना। यानी सब कुछ आप देखिए इस चकाचौंध में उनके घर में सब कुछ था, लेकिन एक तरीके से कहें कि प्रेम, तो ये लोग अपने नाना के घर पे ही अपना अधिकार नहीं देख पाते थे। ये मन में जो कसक इनके रमिका जी का रह गया था, एक समय की बात ये ज़िक्र करती हैं कि मेरी ज़िंदगी में अगर देखें तो जब मेरा बेटा टूटू जिसको हम कहते हैं यानी टूटू नाम से उसको पुकारते थे प्यार से, वो उमंग पावेल जिसे हम प्यार से टूटू कहते हैं, 2007 की बात है, वो घर उसका हवाई में था और क्योंकि इन्होंने बच्चे से कभी तो ये घटना के बारे में ज़िक्र किया होगा, तो उन्होंने कहा कि जब हम हवाई उसके घर उतरे तो घर की समृद्धि देखकर मैं दंग रह गई। बिल्कुल मुझे नाना की हवेली याद आई और नाना की हवेली में मेरी उपेक्षा याद आ गई। और जैसे ही मेरे बेटे ने मेरे चेहरे को देखा, वो मेरी अनमना स्थिति को तुरंत पढ़ लिया। उसने कहा, "मम्मा, आपको याद है नाना के घर आपको उनके साथ सजे कमरों में नहीं जाने दिया जाता था। देखिए, मैं उनसे भी बड़ा घर बनाकर, भव्य घर बनाकर आपके सामने रख दिया और यहाँ पे आपको कोई नहीं कहेगा, आपको जहाँ मन करे, जैसे मन करे वैसे रहिए। ये होता है तमाशा मारना। तो वही कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी की इस भव्यता को नकार कर उसे छोटा किया था। मेरे बेटे ने उस भव्यता से बड़ी भव्यता की लकीर खींचने की क्षमता हासिल करी। उसे छोटा करके हमारे अपमान का उसने बदला ले लिया। बाहर वाले आंगन में कह रही थी, गाड़ी आके अंदर के दलान के मोनी दरवाजे पर लग जाती थी और घर की औरतें दोनों तरफ से पर्दा खींचे जाने के बाद उसमें आके बैठ जाती थी। यानी कुल मिला के जो औरतों की तरफ अगर देखें रूढ़िवादी सोच वो यहाँ पे विद्यमान था। एक चीज़ इस प्रसंग में और सबसे ख़ास है कि वो जो उस समय महाराजा पटियाला थे, उनकी नज़रों से जो औरतें थीं, सुंदर स्त्रियों को बचा के रखा जाता था। इससे ये लगता है कि उस समय मतलब कि महिलाओं का अपना खुद का क्या अधिकार रहा होगा। कहते कि पर्दा भी एक हथियार का काम करता था क्योंकि अगर सुंदर स्त्री इनको दिख गई, तो जो महाराजा भूपेंद्र सिंह हैं उनसे बचना उन स्त्रियों के लिए नामुमकिन था। इसलिए उनके लिए पर्दा भी ज़रूरी था। आगे मौसी का ज़िक्र करती हैं, कहती हैं कि जो इनके बड़े मामा थे, उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए जो कमलावती मौसी थी, उन्हीं का बड़ा लड़का था, जिसे जीती कहते प्यार से। उस जीती को यहाँ पे यानी अपने नाना के यहाँ यहीं पे रखा गया था। वो सबके रूम में जा सकता, सब कुछ कर सकता था, सब कुछ छू सकता था और इनके मौसा जो थे, इनके मौसा को भी अगर देखें तो उतना ज़्यादा जो है कोई काम नहीं था, हस्तकला के प्रेमी थे और एक ज़मींदार थे, विवाह करा दिया गया था। लेकिन वही चीज़ अगर आप कहेंगे कि जो लेखिका है रबनीका के पिता, इतनी ज़्यादा इनको छूट नहीं थी।
कहती मौसी इस ऐश्वर्य का भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। मौसी का लालन-पालन भी कुछ उसी ढंग से हुआ था। जैसे मेरे घर में देखें तो बीवी जी इनकी छोटी बहन को बड़ा प्यार करती है और दादी इनको करती है। तो कहती है जैसे बीवी जी का लालन-पालन अपने बेटी के प्रति और मेरा किस तरीके से किया जाता है, ऐसे ही कुछ नाना के घर में इन दोनों बहनों को यानी बीवी जी को कम प्यार मिला और इनकी बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार मिला। कहते कि रात को सब ऊपर छत पर सोने चले जाते जहाँ कतार में लगे पलंग बिछे रहते। हाँ, बड़े भाई जो कॉलेज में पढ़ने लगे थे, जब वो आते तो हाँ, वो पढ़े लिखे थे, तो नाना के यहाँ उनका रुतबा बहुत ज़्यादा होता था और कहते थे कि राजा के यहाँ यही ऐसे पुत्र जो बड़े होते उनको राजकुमार कहा जाता था, जो जमींदार में ऐसे बड़े पुत्र होते उनको कुँवर कहा जाता था। तो बड़े भैया तो घर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उनको कुँवर इस तरीके से कहा जाता। और ये भी कहते कि भैया जो भी डंके की चोट पे सही बातों का समर्थन करते थे, तो महाराजा के राज पर भी बहस करते थे और अंग्रेजों के राज पर भी करते थे। महाराजा पटियाला के डर से नाना को एक घटना और बताते कि महाराजा जो पटियाला है और बताया था ना भूपेंद्र की जिस पे निगाह गड़ गई उस स्त्री का बचना मुश्किल है। तो कहते महाराजा पटियाला के डर से नाना को मौसी की शादी जल्दबाजी में एक लड़के से करनी पड़ी थी जो जमींदार घराने से तो था, पर नाना की नज़र में वो किसी काम का लड़का था नहीं। वो ना अपनी ज़मींदारी देखता था, ना उसने कॉलेज की पढ़ाई की थी। बस तस्वीर बनाना, मूर्तियाँ बनाना यही सब करना। कुल मिला के एक अच्छा इंजीनियरिंग और कला दस्तकारी में तो वो निपुण था। सचमुच एक तरीके से देखा जाए वो कलाकार, हुनरमंद था। लेकिन पंजाब में सामंती परिवेश कलाकारों को नकारा मानता है, तो ऐसे में इनको जो मौसा को उपाधि मिली थी, वो निकम्मे और नकारे की मिली थी। और फिलहाल इनकी जो मौसी कमलावती थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उन दिनों जो भूपेंद्र सिंह पटियाला रियासत का महाराजा था, वो लड़कियों को अपने रनिवास में उठा ले जाता था। तो नाना के पास रास्ता ही क्या था? तो नाना ने किसी भी तरीके से कैसे भले ही इनके मौसा कम उनकी नज़र में थे, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से राजा कपूरथला के राज में बटाला भेज दिया और इनकी जो मौसी उनकी शादी कर दी। और कहते हैं ऐसा ये घटना ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है। नाना की बुआ भी बहुत सुंदर थी, वे करतारपुर वाले गुरुओं के यहाँ ब्याह दी गई थी। बाद में जब ये पता चला कि वहाँ लोग अपने निवास में बुलाने लगे, तो भूपेंद्र सिंह से ये कहलवा दिया गया कि भाई वो तो गुरु माँ हो चुकी है, अब जाओ उनके पैर छुओ। तो कहते कि नाना जो थे वो 5 भाई थे, नाना को उनके ताऊ ने गोद ले लिया था। अब क्योंकि ये अपने पिता और ताऊ जी की जितनी ज़मीन थी वो इनके अंडर में आ गई थी, इसलिए बहुत बड़े ज़मीन के मालिक हो गए थे, हज़ारों बीघा ज़मीन था और सारी ऐशो-आराम, हवेली, कोठी सब इनके अंदर आ गया था। नाना की बात करती है कि नाना के परिवार का अजीब इतिहास रहा है। अजीब इतिहास इन द सेंस कि खोसला परिवार के पुरखे जो थे, वो पश्चिम पंजाब में मुल्तान के पास किसी क्षेत्र के राजा थे। औरंगज़ेब ने उन्हें मुसलमान बनने का आदेश दिया था। उस समय मूलचंद उपल राजा थे। वे अपने हमशक्ल एक नाई को राजगद्दी पर बिठाकर अपने पूरे परिवार व सरदार तथा सेना को लेके दिल्ली की तरफ औरंगज़ेब से उसका आदेश वापस करवाने चले गए। रास्ते में उन्हें जब खाने-पीने की कमी हुई तो अपने सैनिकों को आदेश देते लूट-पाट कर यानी खोसला अर्थात छीन लेना चाहिए। इसलिए उनका नाम खोसला पड़ गया और इनका काफ़िला बहादुर शाह गाँव के पास आकर रुका। ये गाँव पटियाला के पास था। बहादुर शाह में एक मुसलमान सुल्तान था, जो एक छोटी-सी रियासत का मालिक भी था। राजा की चिलम-गरम करवाने के लिए बराबर के अस्तर के राजा या सरदार के यहाँ भेजी जाती थी। मूलचंद का एक कानिंदा उस मुसलमान सरदार के यहाँ चिलम गरम कराने के लिए पहुँचा और आग माँगी। उसने आग उठाने के लिए जिस चिमटे का प्रयोग किया वो नीलम से जड़ी थी और चिलम पर हीरे जड़े थे। लोग हैरान थे कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके पास तो चिलम की चिमटी और नीलम जड़ी थी, ये सब चीज़ें हैं। अब सुल्तान खुद राजा मूलचंद से मिलने गए कि कौन है देख के आएँ। सुल्तान ने राजा मूलचंद को राय दी कि वे दिल्ली नहीं जाएँ बल्कि उन्हीं के यहाँ रह जाएँ चूँकि औरंगज़ेब अपना आदेश रद्द नहीं करेगा। सुल्तान ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे खुद जाकर माफ़ीनामा ला देंगे। दोनों में दोस्ती हो गई। सुल्तान ने बादशाहपुर का आधा गाँव मूलचंद को दे दिया और बदले में नीलम की चिमटी और हीरो जड़ी चिलम भी दे ली। मूलचंद सुल्तान के राज के राजस्व विभाग के मंत्री बन गए और पटियाला में उन दिनों पट्टी रानी होती थी। उनके यहाँ आला नाम के एक सरदार थे। उसी से पटियाला यानी पटियाला का नाम पड़ा। मूलचंद के बेटे का नाम था कुलवंत राय। कुलवंत राय मात्र 12-13 साल का ही था और वो अपने पिता के साथ सभी जगह जाता था। उनके साथ रहते थे, सर्वे आदि का सारा काम सीख गया था। मूलचंद के साथ कुलवंत राय भी पटियाला गया। उस समय दिलीप सिंह पटियाला के महाराज थे। उन्होंने मूलचंद को अपनी रियासत में आने का न्योता दिया पर वे राजस्व के कार्य में उनकी मदद करने का वायदा करके वापस कैथल गए। कुलवंत राय को वही छोड़ दिया। महाराज पटियाला की लाख कोशिश करने पर भी बालक कुलवंत राय ने उन्हें राजस्व और सर्वे के भेद नहीं बताए, मतलब ये चीज़ नहीं बताया, भेद नहीं बताया। और मूलचंद जब पटियाला वापस लौटे तो ये सब सुनकर बहुत नाराज हुए। कुलवंत राय 12 साल की उम्र में ही पटियाला के प्रधानमंत्री बना दिए गए। उनके पिता कैथल में रहने लगे। पटियाला और जिंद के बीच जो 35 गांव पड़ते थे उनको लेकर ये विवाद चल रहा था कि वे किस रियासत में जाएंगे। राजा मूलचंद की सेवा के एवज में ये सभी विवादग्रस्त गांव
खोसला परिवार को दे दिया गया। बाद में मेरे नाना के ताऊ पटियाला के आईजी बने, जिन्हें लोग जरनैल साहब कहते थे। इन्हीं ताऊ ने नाना को गोद लिया था। नाना जी को राजा पटियाला ने अपनी रियासत का दीवान बना दिया था। इस वंश में यही बड़ी जिम्मेदारी पढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बटकर आ रही थी। नाना के गांव का नाम क्या था? तो नाना के नाम गांव का नाम था बहादुर शाहपुर, जहां उन्होंने कोठी बना रखी थी। पटियाला रियासत में जो भी अंग्रेज लोग आते हुए नाना के गांव जरूर जाते और उनकी कोठी में रुकते थे। उनकी जमींदारी में घग्गर दरिया पड़ता था। वहां दीवान साहब यानी मेरे नाना मछली का शिकार करते थे। उसके इर्द गिर्द के जंगलों में हिरण, सुअर और खरगोश का शिकार होता था। मुर्गा भी मार कर लाई जाती थी। नाना के चचेरे भाई थे निरंजन प्रसाद खोसला, लाहौर में थे, जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वे इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के लौटे थे। उनकी शादी जालंधर के मशहूर सोंधी परिवार में हुई थी। राजा पटियाला को पता चला तो वे इस्तीफा दिलवाकर उन्हें पटियाला ले आए और अपनी रियासत का कानून मंत्री बना दिए। चूंकि वे अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे और विदेशी रहन सहन और बातचीत के तौर तरीके जानते थे, इसलिए वही अंग्रेजों से सभी सरोकार रखने लगे। वे डिप्लोमेसी में माहिर थे। महाराजा साहब की विदेश यात्राओं का भी वही प्रबंध करते थे। उनकी शर्त थी कि वे खद्दर पहनना नहीं छोड़ेंगे। सो महाराज के यहाँ रहकर भी तायाजी स्वदेशी आंदोलन की अपनी कसम निभाते रहे। पत्नी समेत उनका पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। लड़कियों को भी उन्हें उच्च शिक्षा दी थी। वे अपनी कोठी में यूरोपियन ढंग से रहते थे। उनके बागान में फलों के सभी किस्म के वृक्ष और किस्म किस्म में फूल थे। कई तो ऐसे भी थे जो कभी देखे नहीं थे और पूरी रियासत में अजूबे व अपरिचित थे। इसके बावजूद वो खद्दर ही पहनते थे। उन्होंने घर में गांधी नेहरू की तस्वीरें भी लगा रखी थी। वे अपने पिता के अकेले बेटे थे, इसलिए उनकी जमींदारी भी बड़ी थी। बीवी जी उन्हें ताऊ जी कहती थी, इसलिए हम सब भी उन्हें ताऊ जी ही कहते थे, नाना जी नहीं। नाना जी के सगे छोटे भाई थे काशीनाथ खोसला, जो विलायत पढ़ने के लिए गए थे तो उन्होंने वहीं शादी कर ली। रहन सहन एकदम विलायती था। जब उनकी पहली विदेशी पत्नी की मृत्यु लंदन में ही हो गई थी तो उन्होंने दूसरी शादी भी वहीं की मेम से कर ली। वे सब उसे लेकर हिंदुस्तान लौटे तो ताज होटल बम्बई में ठहरे। बड़े भाई नाना जी से पैसे मंगवाए। 70,000 रुपये उन्हें भेजे गए, जिस 3 दिन में समाप्त कर वो लोग पटियाला नाना जी की हवेली में लौट आए। उनके लिए बाहर के दालान में 2 कमरों का सूट बनवाकर नानी ने पहले ही तैयार कर रखा था। मैं और बाकी बच्चे छिपकर उन्हें देखकर भाग जाते। हमारी वो मेम नानी प्यार से हमें अपने पास बुलाती। उन्हीं के आने के बाद घर में कमोड वाले बाथरूम बनवाए गए थे। वे लोग नाना के गांव बादशाहपुर में अधिक समय बिताते थे, फिर इंग्लैंड लौट जाते थे। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा नवल जिसका पुकारू नाम जौकी था और बेटी पिंकी। जौकी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बेदी से शादी की थी। बाद में उनसे तलाक होने पर वह इंग्लैंड चला गया था। उसने वहीं किसी मेम से शादी कर ली थी। कांसीराम मामा को कभी हिंदुस्तान से मोह नहीं रहा। उन्होंने इंग्लैंड में ही घर बनवा लिया था। अंतिम समय में ये छोटे राना कांसीराम मेम नानी के साथ भारत लौट आए थे। मौसी जी रियासत भर में सबसे सुंदर मानी जाती थी। उनकी अपने पति से कभी नहीं पटी। ससुर की जिम्मेदारी से खर्च चलता था। पति काम करते नहीं थे। वे दिन भर कभी रंगों से तो कभी तारों से कलात्मक आकृति बनाते। सुंदर पत्नी उनकी प्रेरणा तो थी ही, पर वे थी सबकी। वे बाहर जमींदारी परिवेश में भी खुले मिले नहीं थे, तो फराक दिली और क्रूरता दोनों से अछूते थे। घर में रहते उनका स्वभाव घरगुस्सू औरतों जैसा था। बात बात पर नोक-झोंक, हरदम रोक-टोक। पैसे की तो कमी नहीं थी, कमाने की जरूरत थी नहीं। उन्होंने मन ही मन शायद ये आशा भी पाल रखी थी कि साले साहब के औलाद नहीं है, इसलिए उनका बेटा जीती ही गोद लिया जाएगा। बेटी के भविष्य की भी चिंता थी नहीं। उन दिनों संपत्तियों में बेटियों के हिस्से की बात तो कोई सोचता भी नहीं था। इफरात में जमीन थी, पैसे की तंगी होती तो जमीन बेच दी जाती। घर में सोने के गहने तोलों के हिसाब से नहीं, शेरों के हिसाब से थे। मौसी ससुराल में रहती नहीं थी। ससुराल में वे केवल 1 महीना रहती थी, फिर बाल बच्चों के साथ अपने पिता के घर आती। उनका बेटा जीती नाना मामा के पास ही रहकर पढ़ रहा था। मामी उसकी पूरी देखभाल करती। नानी अपने कर्मकांड में मस्त परहेज और छूत छात में रची बसी रहती थी। उनमें निषेध का प्रपंच इस हद तक का कि बच्चों तक के छूने पर वे नहाने चली जाती थी। ऐसी थी इनकी मौसी। आगे है इन्होंने जो शीर्षक दिया है कुलक्षणी नहीं। कुलक्षणी नहीं मतलब कहती कि जो छोटे मामा थे, छोटे मामा बालकृष्ण को घर में बालो कहते थे। नहीं, बालकृष्ण को, इनके छोटे मामा थे बालकृष्ण, उनको बालो कहते थे। जब शकुंतला मामी ब्याह करे, इनके जो बड़े मामा थे, उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, वो ब्याह कर आई तो छोटे मामा यानी बालो, बालकृष्ण मामी का देवर, उनको निमोनिया हो गया। अब उन दिनों निमोनिया, टाइफाइड, तपेदिक लाइलाज बीमारियां थी। यानी उन दिनों निमोनिया हो, टाइफाइड बुखार हो, तपेदिक हो, ये सब लाइलाज बीमारियां थी। नानी के भाई जो थे कर्नल अमीर चंद डॉक्टर, तो कर्नल भाई, इनके नानी के भाई जो थे कर्नल अमीर चंद डॉक्टर थे, यानी हमारे मामा नाना, जो काला जार और टीबी के इलाज के लिए भारत भर में मशहूर थे। अमीर चंद ये मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। वे भी अपने घर में आई बीमारी से अपने लोगों को नहीं बचा पाए। 8 दिनों में बालू मामा की मृत्यु हो गई, नहीं बालकृष्ण मामा की। नानी बेटे को देखने कमरे में तो जाती,
पर उसे स्पर्श नहीं करती थी। जाने कौन-कौन जात के डॉक्टर उसे छूते हैं, कैसे छुए हुए बेटे को। उनका बस चलता तो बेटे को बुखार में भी नहला देती और शुद्ध करती। सर्दी के मौसम में भी नानी के आदेश अनुसार सवेरे-सवेरे ठंडे पानी से नहाने के चलते ही छोटे मामा को निमोनिया हो गया था। नई-नई ब्याह कर आई मामी ने उनकी खूब सेवा की। लाल चूड़ा पहने मामी ने उनका मुँह तक किया, बलगम तक हाथों में ली, कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ी। छोटे मामा ने उन्हीं के हाथों में प्राण छोड़े। इतनी सेवा करने वाली मामी अंधविश्वास और रस्मों रिवाज के अनुसार कहलाई कुलक्षणी, जो घर आते ही देवर को खा गई। नानी ने कभी भी मामी को मन से स्वीकार नहीं किया और मन इन अंधविश्वासों के चलते कभी नानी को माना ही नहीं, माफ नहीं किया। उस काली सांवली मामी से जिसे लोग अशुभ मानते थे, मुझे लगा होने लगा था। मेरा स्वभाव यही रहा है, जिसे लोग नकार देते उसे मैं स्वीकार कर लेती और खूब आदर देती हूँ। मामी को नाना ने कभी ऐसे कुछ कहा नहीं जिससे उनके मन को चोट पहुंचे। देवर की मृत्यु के बाद मामी माँ के लौट गई। लोगों का ख्याल था कि दीवान साहब यानी नाना बहू को घर नहीं लाएंगे। मामी सांवली थी, नाटी भी थी, मुंह पर एक भद्दा सा काला मस्सा भी था। नक्श भी कोई खास तो था नहीं, पर थी बहुत गंभीर। वे हरी सिंह नलवा की वंशज थी। उनके पिता इकबाल सिंह नलवा अंग्रेजों के मूंछों के बाल थे। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी समेत शीर्ष नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। वो भारत की आज़ादी के समय भारत सरकार के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिंसेस के पद पर कार्यरत थे। मामी को अपने वंश का एहसास और दम भी था। वे सामंती स्वभाव के कारण लिहाज करना भी जानती थी और गुमान करना भी। उन्हें आदर भी करना आता था, उपेक्षा भी। उनका नाज नखरा बड़ा था तो चाल ढाल भी बड़ी थी। वे अनुशासन में रहना भी जानती थी तो अनुशासन रखना भी। अपनी बात मनवाना उनकी आदत थी। ज़्यादा बोलती नहीं थी मामी। मौसी और बीबी जी उतनी ही वाचाल थी, यानी इनकी इनकी माँ और इनकी मौसी। बीबी जी तो अपनी बात लड़ झगड़ और अड़कर मनवाती थी, पर मौसी लाड़ प्यार चालाकी खुशामद से। दोनों बहनों के स्वभाव का ये अंतर उनके बच्चों में भी झलकता था। नानी धर्म के मामले में कट्टर और जिद्दी थी, कर्मकांड में असहिष्णु की हद तक पक्की। छोटे मामा की मृत्यु के बाद नानी का रोना बंद ही नहीं होता था। खाना भी कम हो गया था। वे और भी अधिक कर्मकांडी हो गई थी। अब वे नाना को भी पास फटकने नहीं देती थी। वे कहती, आप मांस खाते हो, शिकार कर जानवरों को मारते हो, फिर मुझे कैसे छू सकते हो। और नाना को मामी का यूं मैके में रहना खलने लगा। मामा गोरे चिट्टे थे और सुंदर थे। मुंह पर हल्के चेचक के दाग थे, पर स्वस्थ रंग रूप था उनका। मामी को लेकर मौसी तक कसती थी, क्या काली कलूटी बहू चुन दी है पिताजी ने। चलो चली गई मैके, अब क्या हो जाएगा, मेरा भाई उसे लाने जाएगा। इसके विपरीत बीबी जी मामी के पक्ष में वकालत करती, क्या हुआ, काली है तो हमारे बालों की सेवा तो उसी ने ही की थी, किसी को तकलीफ नहीं होने दी, रात दिन जागती रही वो। डॉक्टर साहब भी उसकी तारीफ करते नहीं अगाते। बीबी जी बात जोर देकर कहती कि मानो डॉक्टर साहब द्वारा प्रशंसा करना का पक्का प्रमाण हो। आखिर नाना ही बेटे को साथ लेकर मामी के मैके गए। नाना ने ही इकबाल सिंह नलवा साहब के साथ बात की कि आप सोचते होंगे कि आपकी बेटी को हम लोग कुलच्छनी मानेंगे, अपमानित करेंगे, उसके रंग रूप पर टिप्पणी करेंगे। ऐसी बात नहीं है नलवा साहब। इसने तो मरने वालों की ऐसी सेवा की जो हमारी बेटियां और खुद उसकी माँ नहीं कर सकती। हम इसे लेने आए हैं, आप मन में कोई शक नहीं रखिए। कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, विदा कीजिए बहू को, हम लोग इन्हें साथ ले जाएंगे। नलवा साहब की पत्नी उतनी ही गोरी थी जितने नलवा साहब काले थे। उन दिनों लड़की देखने का रिवाज था नहीं। जब रिश्ता हुआ तो लोगों ने लड़की की माँ से और पिता से बात की थी। माँ को देखकर सबने अंदाजा लगाया था कि बेटी भी ऐसी होगी, पर अंदाजा गलत निकला। नलवा साहब की सभी बेटियां पिता पर गई थी, एक भी माँ पर नहीं। बेटा कोई था ही नहीं उनका। शकुंतला मामी घर आई, उनके स्वाभिमान को धक्का नहीं लगने दिया गया। मैं भी बारात के साथ मामा की शादी में गई थी। छोटे मामा की मृत्यु का नजारा भी मैंने अपनी आंखों से देखा था और अपनी बीबी जी का रोना और गम भी। बीबी जी बहुत दिनों तक मृत भाई को याद कर रोती रहती। कमला मौसी उन्हें दिलासा देती। मामी आई तो नाना ने अपना रुख बदला। दालान में एक और रसोई घर बना दिया गया, जिसका इंचार्ज मामी को बना दिया गया। मीट मछली शिकार प्याज और लहसुन के साथ खाना रोज उस किचन में पकने लगा। उस घर में नानी ही अछूत हो गई। पहले ऐसा खाना बाहर से अस्थायी खानसामे से बुलवाकर तैयार करवाया जाता था, लेकिन अब तो पुलाव, बिरयानी, कोरमा, कबाब बनाने के लिए अलग अस्थायी खानसामा ही बना दिया गया है। मामी स्वयं भी अच्छी कुक थी, सो घर में अब पार्टियों की तादाद बढ़ गई थी। घर और मेहमानों की देखरेख के लिए मामी ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। मामा पूषा एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाते थे, छुट्टियों में घर आते थे। मामी ने कभी नाना जी से पर्दा नहीं किया। वो कार में पर्दे में तो बैठती, पर चादर लपेट कर नहीं। मेरे नन्हे मन को मामी का खुले मुंह बैठने का वो अंदाज अच्छा लगता था। आके कहते हैं कि दोहरे मापदंड, इतना पर्दा, इतना तामझाम, इतने निषेध, भीतर से कितने हल्के, कितने उथले। अब माने ये सभी लोग थे। मूल्यों का बखान तो सभी करते थे, पर मूल्यों का अपना सुविधानुसार तोड़ना गढ़ना ये सामंती, अर्धसामंती और मध्यम परिवार के लोग थे। मूल्यों का आदर्श बनाते, पर मूल्य तोड़ने में माहिर, अपराधों से ग्रस्त पीढ़ी, अर्ध यूरोपियन मानसिकता से लैस, आधुनिकता का दम्भ भरती, पूर्ण रूप से सामंती परिवेश में लिप्त इस पीढ़ी से जुड़ी हुई थी।
मैं जिसे जिद्दी लड़की कहा जाता है, इन्हें टूटते बिखरते सामंती परिवार की बची-खुची विरासत थी। मैं जिसे विरासत में माँ और पिता के वंश की संस्कृतियाँ और विकृतियाँ दोनों मिली थी। मैं जो अपने घर के अंदर ही गैर-बराबरी के मुँह धोई, मैं जिसने घर-बाहर भेदभाव के दंश झेले, हेय दृष्टि को समझा, अपमान को पहचाना। मैं जिसे उपेक्षा के कड़वे घूँट, अनंत प्यार के झोंके, अथाह आसक्ति का आंधी, भीषण विरक्ति के रेगिस्तान एक ही परिवार में देखने सुनने को मिला। एक तरफ तो मैंने देखा कि नानी का संवेदनहीनता की हद तक आडंबर और कर्मकांडी व्यवहार और धर्म की भाव शून्य ठंडी आस्था, तो दूसरी तरफ देखा उनकी सादगी और निरीहता। मैंने देखी आधुनिकता के नाम पे यूरोपीय संस्कृति की मूल्यहीन अंधाधुंध नकल, रिश्तों की अवमानना, वैभव ऐश्वर्य पैसे के मोह के साथ साथ सामंत फराक दिली, खुशमिजाजी, मेहमान नवाजी तथा राजा से भी लड़ने की हिम्मत, परित्याग करने की सीमा तक तने रहकर जीने के तौर तरीके। नाना के रूप में जीता जागता जमींदारन उदाहरण देखा। घर में औरत को आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे, बाहर अयासी से सरोबार सागर। औरत का दोनों रूप में भोग, पत्नी का पावन रूप, प्रेमिका का अनुराग, वीरांगना का आसक्ति, पुरुष सभी का बिना अपराध बोध के उपभोग करना। स्त्री अपराध बोधों की पिटारी थी, अपनी जरा सी बेवफाई उसे अपनी ही निगाहों में चोर बना देती और चोर बनाने वाला पुरुष बेदाग रहता। दुनिया भर में राजाओं, जमींदारों, बड़े घरों में संपत्ति व जमीन को लेकर विवाद आम है। आज भी विश्व भर में ऐसे विवाद मौजूद है। संपत्ति और औरत को लेकर मुकदमे और हत्याकांड आज भी आम बात है। औरत के साथ व्यवहार दुनिया की सभी संस्कृतियों में एक जैसा रहा है। लोग उसे संपत्ति मानते रहे हैं। पर स्तर का अंतर है, व्यवहार का अंतर है। औरतों से पेश आने के अलग-अलग स्तर, अलग-अलग तौर तरीके हैं। एक तरीका जो सभी जगह समान है, वो है औरत का यौन शोषण। बड़े लोग छिपकर शालीनता की होड़ में सब कुछ करते हैं और आम लोग खुलेआम सब करते हैं। ये दोहरे मापदंड की दोहरी धूमही चाल मेरे मन में बचपन से ही चोट करती थी। मेरा परिवार भी इन दोहरे मापदंडों में अग्रणी था, क्योंकि सामंत था। वीरता, शौर्य, फराकदिली, दान, मान, सम्मान सब सामंती गुण है और इनके साथ जुड़े हैं अभिमान, गुस्सा, बर्बरता, शोषण और अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने की ग्रंथि। गैर बराबरी का उत्कृष्ट नमूना है ये सामंती व्यवस्था। ऊपर से तुर्रा कि इन्हें जिनका जरा भी मलाल नहीं। ये दूसरों को महज इसलिए जलील करते थे कि ये उनसे छोटे हैं, गरीब हैं, इन जैसे उच्च कुल के नहीं है, ऊंची तहजीब नहीं है उनमें। मुझे नहीं भूलता मौसी का नाना के बाहर वाले कमरे में चुपचाप चले जाना और सलवार टूंगते या गाल पोंछते बाहर आना। यानी कहती है कि मुझे नहीं भूलता मौसी का नाना के बाहर वाले कमरे में चुपचाप चले जाना और सलवार टूंगते या गाल पोंछते बाहर आना। दोपहर में नाना के कमरे में जो है केवल मौसी का बेरोक-टोक प्रवेश था, परिवार के बाकी सदस्यों को मनाही थे। नाना दोपहर को ज़रूर सोते थे, बाकी सबको भी दोपहर में सोने का आदेश था। नाना का सब बेटियों बहुओं को गालों पर चूमना किसी को बुरा नहीं लगता था, पर उनके चूमने का तरीका बुरा था। मुझे भी जब नाना चूमते थे तो पूरा गाल थूक से गीला हो जाता था। मैं गुस्सा हो जाती थी और कहती, छी मेरा गाल जूठा कर दिया। मैं उन्हें चूमने से मना कर देती थी। बड़ी होकर मैं इन सब बातों का अर्थ जानने लगी थी। नाना और मौसी के रिश्ते यानी नाना और मौसी के रिश्ते कि परिवार में होती कानाफूसियों और गुपचुप मुस्कानों का अर्थ मैं नहीं समझ पाती थी। बस मुझे उनके विशेष अधिकार पर कुछ चिढ़ ज़रूर होता था। ये सब मुझे कुछ अजीब-सा लगता था। यानी अपने परिवार में ही किस तरीके से बेटियों के साथ गलत जो इरादे से काम करना, वो देखिए यहाँ पे बड़ी ही आप कह सकते हैं ना कि जो है लेखिका ने बिल्कुल सामने सबके सामने स्पष्ट शब्दों में रखा है। कहती हैं कि बचपन का पहला एहसास कब हुआ? गाँव से कनक यानी गेहूँ और जीरी यानी बासमती चावल। तो गाँव से कनक यानी गेहूँ और जीरी बासमती चावल आता था और ये बैलगाड़ियों से सीधे मंडी जाता था, लेकिन घर के लिए अलग गोदाम में रख दिया जाता था। नाना ने एक ट्रक भी खरीद लिया था। अनाज ट्रक से भी लाया जाता था। घग्गर नदी पर ज़मीनें पटाने, सींचने के लिए जर्मनी से मंगाया गया पंपिंग सेट लगा दिया गया था। उसको भी ट्रक वाला ड्राइवर ही चलाता था, जबकि वह उसकी एबीसीडी भी नहीं जानता था। सामंतों में एक ही दाम में 2 काम लेने की प्रवृत्ति बहुत होती थी। नाना की कंजूसी पुराने रईसों जैसी थी। पेनी वाइज पाउंड पुलिस, कोयले पर असरफियों की लूट। यानी थाल भले हार दो, गज मत हारो। बजाय इसके कि उस पंप पर अलग से एक अच्छा-सा मैकेनिक रखते, नाना ने ट्रक ड्राइवर को ही ₹150 महीने में, जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर था उसी को ₹150 महीने में पंप चलाने का ज़िम्मा भी दे दिया। 2 साल में ड्राइवर ने पंप को कूट-पीट कर मशीन से लोहा बना दिया। मेम वाले छोटे नाने की ज़मीन पर पंप लगा था, जिनके घग्गर नदी के दोनों ओर उनकी ओर मेरे नाना की ज़मीन पिटाई जाती। हाँ, ड्राइवर ने 3 बरस में पटियाला में अपना घर ज़रूर पक्का बना लिया। वह नाना जी की डाँट और गालियाँ बड़ी धीरज और वफ़ादारी से सुनता और सहता। सामंती परिभाषा के अनुसार यही उसका गुण था। यह सब मुझे अजीब-सा लगता। क्यों सहता है वो झूठ-मूठ अपमान? क्यों डाँटते हैं नाना उसे? मुंशी से भी ज़्यादा विश्वास नाना को ड्राइवर पर था। अच्छी तरह फ़ायदा उठाया उसने इस विश्वास का। गालियाँ सहकर पूरी कीमत वसूल लेता था।
ड्राइवर दूसरी बीवी भी ले आया। जब पहली पत्नी रोते-रोते नाना के पास आई, तब नाना को मालूम हुआ कि ड्राइवर उनके यहाँ गैरेज में ही क्यों सोता था, वो क्यों अपने यहाँ नहीं रहने जाता था। और दरअसल इस बीच वह अपने ईंटों वाला पक्का घर बनाता जा रहा था और उसमें उसने अपनी दूसरी बीवी को रख भी लिया था। पता लगते ही नाना ने तुरंत उसकी छुट्टी कर दी और जैसे ही नाना को पता चला उसने उसको छुट्टी दे दी। उन दिनों नौकरों को 2 रुपए, 1 रुपए, ज़्यादा 5 रुपए दिया जाता था वेतन में। और जो बड़े नौकर थे उनको 10 रुपए, खानसामे को 15-20 रुपए। खाना सभी नौकरों को मिलता था। साल में कपड़े भी दिए जाते, पुराने कपड़े अलग से देते थे। सबके पैसे नाना के हाथ में जमा रहते थे ताकि कोई भाग ना पाए। अचानक काम छोड़कर भाग जाने पर वेतन जब्त हो जाता था। उनके पैसे बकायदा साल में 2-3 बार उनके घर मनी ऑर्डर करवा दिए जाते। उन दिनों दूसरी लड़ाई चल रही थी। हम मिलिट्री अस्पताल का घर छोड़ कर शहर में किराए के एक घर में रहने लगे थे। पापा जी को रिसाले के साथ कोयटा जाने का आदेश हो गया था। पापा जी के जाने के बाद हम लोग प्राय साँझ या सवेरे नाना जी के घर चले जाते थे। 1-2 दिन रहकर वापस आ जाते थे। छुट्टियाँ भी वहीं मनाते थे। बीबी जी हम सभी को साथ ले जाया करती थी। दादी घर पर ही रह जाती थी। नाना के घर उस दिन गाँव से गेहूँ आया था। दालान में नौकर-चाकर गेहूँ फटक रहे थे। ज़ोर-शोर से फटकने का काम चल रहा था। मैं दालान में मज्जे यानी खाट पर लेटी थी। नौकर प्रायः पूर्व यानी बिहार, यूपी से आते थे। केवल कम उम्र के नौकर ऊपर या अंदर, बाहर सब जगह आ जा सकते थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, बाकी घर में सो रहे थे। दोपहर का समय था और मैं लगातार गेहूँ का फटकना देख रही थी। नौकरों के हाथ एक तारतम्य में उठते, गेहूँ चलता फिर फिरता। झन-झन आवाज़ होती, कचरा उछलकर नीचे गिरता। साफ गेहूँ पुनः छलनी से छानने के लिए रख दिया जाता, जिसे अगले दिन औरतें छानती और बीनती ताकि कोई कंकड़ मिट्टी ना रह जाए। आटा पिसाने से पहले गेहूँ को धोकर सुखाया जाता ताकि बची-खुची मिट्टी भी धुल जाए। आखिर जमींदार थे, बड़े लोगों का भोजन था तो वो आटा गरीबों का नहीं, जिन्हें मोटा-छोटा खाते खाते मीठी कंकर की आदत पड़ जाए। कंकरों को ज़बान से टटोलकर फेंक देते, लेकिन बड़े लोगों के मुँह में वही कंकर आ जाता, तूफान मच जाता। थाली नौकर के सिर पर पटक दी जाती, नौकर का खाना बंद कर दिया जाता, लात घूँसा पड़ता। उस दिन फटकने की लय सुनते-सुनते मैं ऊँघ सी गई थी। एक नौकर मुझे लगातार देख रहा था। पकड़े जाने पर वो अपनी आँख नीची कर लेता था। उस नौकर ने अचानक उठकर एकाएक हाथ से मेरी कमर को गुदगुदा दिया। वह गेहूँ फटकते-फटकते मेरे पास सरक आया था। मैं चौंकी, फिर करवट बदल कर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने सबसे आँखें बचाकर मेरे नितंबों को छुआ और फिर झट से गेहूँ फटकने में लीन हो गया। मैं उठ बैठी। तीसरी बार उसने इशारा करके मुझे बरामदे में बुलाया और स्वयं उठकर कुछ काम करने के बहाने वहाँ आ गया। मैं कुछ देर सुन्न सी बैठी रही, फिर कौतूहलवश ये जानने के लिए कि वो क्या चाहता है, उठकर बरामदे में गई। वह डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जिसका एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम की ओर एक बरामदे में खुलता था। नौकर ड्राइंग रूम से होकर डाइनिंग रूम में घुसा। ठीक 4 बजे चाय का वक़्त था। नानी बाहर बरामदे में माला फेरती बैठी रहती। चाहे कितनी भी गर्मी हो, नानी पंखे के नीचे नहीं सोती थी। उन दिनों कमरे में नौकर छत में झूलते कपड़े के बड़े-बड़े पंखों को खींचा करते ताकि मालिक गर्मियों में ठंडी हवा के नीचे सो सके। कमरों के बाहर खस की टट्टियाँ लगी रहती थी, जिन पर एक नौकर बराबर पानी छिड़कता रहता ताकि यह कमरा ठंडा रहे। नानी कभी इन सुविधाओं को नहीं भोगती थी। बच्चों को अंदर सोना कैद जैसा लगता था, खासकर मुझे। मैं बराबर बाहर ही रहती थी या बाहर नानी के पास वाली चौकी पर सो जाती। अंदर घुसते ही नौकर ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया। मैं यंत्रवत सी बिना बोले लेट गई। मेरे और उसके पाँव फूलदान से टकराते तो अब बज उठता था। आवाज़ सुनकर नानी ने पूछा, क्या खटक रहा है, क्या गिरा? वो बिना प्रवेश किए अधूरा ही धोती संभालता हुआ उठकर बाहर भागा। मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई और अंदर से ही बोली, कुछ नहीं नानी, मेरे गेंद फूलदान से टकरा गए। नानी ने डाँटते हुए मुझे बाहर आने को कहा, बाहर आओ, अंदर गेंद नहीं खेलती, तेरे नाना आ जाएँगे तो तेरी पिटाई हो जाएगी। मैं बाहर आ गई। सँभालने के लिए मुझे काफ़ी सँभलने के लिए समय मिल गया। ये मेरा पहला एहसास था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने सत्य छिपाया था। मैं इस अपराध बोध से बेचैन थी और भयभीत भी। अब मैं उस नौकर से कटकर रहने लगी। मैंने शिकायत तो नहीं की, पर उसे जता दिया कि उसने ठीक नहीं किया। नौकर ने भी फिर कभी मेरे पास भटकने की हिम्मत नहीं की। अतीत के साँप अतीत के साँप मुझे अतीत की ऐसी ही हरकतें घूम फिर कर याद आ रही थी, जिन्हें मैं भुलाने की कोशिश करती रही हूँ। मेरे सामने जब मैं छोटी बच्ची थी, रामू बनाने वाला जो रामू नौकर, वो घूम गया नारनौल में बच्चों के साथ पापा मम्मी का खेल। यौन संबंध से अनजान बच्चे बचपन में यौन परख खेल कैसे खेल सीख लेते हैं, ये अब मैं समझ पा रही हूँ। संतरा का चेहरा बार-बार सामने आकर मुझे वो सब याद करवा देता है, जिन्हें मैं यादों से निकाल देना चाहती हूँ। जिन्हें कहते हैं कि बचपन में अक्सर पापा जी बीवी जी से मुझे रामू के पास छोड़कर पार्टियों में जाते थे।
वो मुझे गोदी में उठाए घूमता था, मैं सटी रहती थी उसे। रामू मुझे राजकुमारी के किस्से सुनाता जिसे राक्षस उठाकर ले गया था और राक्षस की जान तोते में थी। फिर राजकुमार आया 7 समुद्र पार कर 7 कमरों के ताले तोड़कर। उसने तोते की टाँग तोड़ तो राक्षस की टाँग टूट गई। रामू लंगड़ा होकर चलता, फिर राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। रामू बताता और वह खुद धड़ाम से गिर जाता और गर्दन मरोड़े जाने का अभिनय करता। मैं राजकुमार के बारे में उससे पूछती, कैसा है वो? क्या पापा जी जैसा? वो कहता, धत पगली, वो तो जवान होगा। तो फिर कैसे? जैसे तुम्हारे जैसा। वो मुस्कुराकर मुझे चूम लेता था, मैं कुछ समझ ना पाती। रामू चोरी-चोरी मुझे उन पार्टियों में ले जाता जहाँ बीबी जी, पापा जी जाते थे, नाच होता था और लोग पीते भी थे। मेमो और साबो के जोड़े भी आते थे। रामू वहाँ से मुझे खूब खिला-पिलाकर और नाच दिखाकर लाता। वो मुझे थपका कर अपने ही बिस्तर पर सुला देता था। कभी-कभी सारी रात मैं उसी के बिस्तर पर रह जाती थी। रात में पापा जी, बीबी जी देर से लौटते तो मुझे अपने कमरे में नहीं ले जाते थे। छोटी बहन को साथ ले जाया करते थे। मैं बूढ़ी दादी की देख-रेख में रहती थी। उन्हें आँखों से कम दिखता था। माँ और पिता, दादी और दोस्त, सबका प्यार मुझे रामू ने ही दिया। मैं उससे एक पल भी अलग नहीं रहना चाहती थी। रामू जब भी मुझे अपनी गोदी में बिठाता तो छाती से सटाकर बिठाता। कभी-कभी मुझे कुछ अटपटा लगता तो था, मैं उचक कर ऊपर चढ़ जाती। रामू सतर्क होकर ठीक हो जाता। एक दिन पापा जी, बीबी जी से मुझे छोड़कर चले गए। रात को मैं रामू के बिस्तर पर ही सो गई। सवेरे उठी तो मेरी सलवार नहीं थी। रामू ने बताया कि सलवार तो रात में ही राजकुमार ने उतार ली थी और सवेरे जाते वक्त मुझे दे दी। अब मैं तुम्हें पहना देती हूँ। मुझे रात भर ऐसा लगता रहा जैसे कोई सांप मुझे लपेट रहा था। मैं सांप से डर भी रही थी, पर उसकी नरम देह मुझे अच्छी भी लग रही थी। मुझे यह भी एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बहादुर हूँ जो सांप को पकड़ सकती हूँ। मैंने रामू से पूछा, क्या रात में राजकुमार सांप लेकर आया था? हाँ, पर वो सांप काटता नहीं, खेलता है, रामू मुस्कुराकर बोला। मैं आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। एक डर सा मेरे मन में समा गया था। अगले दिन मैंने जिद ठान ली थी कि मैं बीबी जी के पास सोऊंगी, रामू के पास नहीं। सलवार वाली बात मैं भूल गई थी या शर्म के मारा मैंने बताई नहीं, पर मैं बार बार कहती रही, उस घर में सांप है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। मेरे प्रतिवाद का यही तरीका रहा है, पहले झेल लेना, बाद में झुझलाना, पछताना और आगे प्रतिरोध करना, आवृत्ति नहीं होने देना। संभवतः हर लड़की का यही तरीका हो। ये तो अब समझ में आ रहा है कि वो सब क्या था जिसने बचपन में ही मेरे भीतर भय, असुरक्षा और भीरता के बीज बोने की कोशिश की। ये अप्रिय संस्कार मुझे नौकरों ने, सगे संबंधियों या घर आए मेहमानों ने दिए, जिनकी स्मृति मेरे विद्रोही तेवर को उभारने में सहायक तो जरूर हुई, पर सेक्स के प्रति एक ढीला ढाला दृष्टिकोण मेरे अवचेतन में आ गया। मेरी सुचिता तो बार बार टूटी और उस टूटन ने उसकी निरर्थकता का बोध भी कहीं मेरे मानस में भर दिया। इस टूटन का अपराध बोध मुझे हीनता से भरता रहा। बहुत बाद में जाकर मैं इससे उबर पाई। मुझे याद आया नानौल अस्पताल, जहाँ पापा जी की संतरा नाम की मरीज दोस्त आया करती थी। वह हिस्टीरिया की मरीज थी। उसे बच्चा नहीं हुआ था। सास ससुर अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा देने की धमकी देते। पति भी यदा कदा उसे ताना ही देता। घर के लोग उसे भूत प्रेत का शिकार मानते। बच्चे की लालसा और पति के दूसरे ब्याह के भय ने तथा अपनी उपेक्षा की आशंका ने उसे हिस्टीरिया का मरीज बना दिया। उसका पति नपुंसक था और पति का दोष वह किससे कहती, कैसे बताती? ये रिवाज नहीं था। ब्राह्मण बनिया है, क्षत्रिय बिरादरी की बहू बेटियों में जिन्हें यदाकदा ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, ऐसी स्त्रियां अपनी चुप रहने की तोपी हुई आदत के कारण प्राय हिस्टीरिया की मरीज हो जाती और बात बात पर बेहोश हो जाती। परिवार के लोग उन्हें देवी आ गई या भूत चढ़ गया ऐसा कहते, और ऐसा कह के वो ओझा फकीर साधु संतों के यहाँ ले जाते, जहाँ या तो मिर्चों की धुनी उन्हें बेहोश होने से रोक देती या फिर फकीर साधु संत ही उन्हें माँ बना देते थे। पति भी खुश और सास ससुर भी खुश। ये भेद मन में छिपाए परिवार को वंश बढ़ाती, सुहागन बनी प्रतिव्रता कहलाती। जो ऐसा नहीं कर पाती वे या तो सौत का दंश खुशी खुशी झेलती या मैके भेज दी जाती। अब ऐसी बहुओं को लोग डॉक्टरों के पास भी लाने गए थे। लेडी डॉक्टर कह दे कि मर्द में ही कोई नुक्स है, औरत में नहीं, तो माता पिता विश्वास ही नहीं करते थे। वे सत्य जानने पर भी अपने पुत्र के नामर्द होने की सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते थे। भला मर्द में भी कोई ऐसी ऐप कैसे हो सकता है? इसे ना मर्द स्वीकारते थे ना औरतें ही। फिर मर्द का ऐप बताकर तो अपनी ही जग हसाई होगी ना, लोग उसी पर शक करते। इसलिए औरत मर्द के बारे में कुछ नहीं बताती थी, अपने इतर रिश्ते या संबंध कायम कर लेते थे। ऐसे मर्द भी चुप्पी साध लेते थे। इस प्रकार जग के आगे उनकी कमजोरी भी छिपी रहती थी। वो भीतर ही भीतर अपनी औरत के आभारी बने रहते थे। अगर वे ईर्ष्यालु हुए तो घर छोड़कर भाग जाते अथवा गुरु मच्छंदन नाथ की परंपरा में साधु या सन्यासी बन जाते। कई दुनिया को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए दूसरा ब्याह कर लेते थे। संतरा को बच्चा चाहिए था जो उसका मर्द उसे दे नहीं सकता था। घर में देवर भी नहीं था, नौकर चाकर भी नहीं थे। पापा जी के पास चली आती थी सास से कहकर सुई लगवाने। डॉक्टर साहब के इलाज से उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। वो जब भी आती बीबी जी के पास खूब मिठाई लेकर आती और बीबी जी की खूब सेवा करती। बीबी जी रसोई में होती या बाहर, वह सुई लगवा कर आती हूँ कहकर वह पापा जी के कमरे में घुस आती। बाहर निकलती तो चोली मारती या घघरी संभालती
उसका हिस्टीरिया और बाँझपन दोनों खत्म हो गए। कभी-कभी पापा जी के कमरे से ऊँ हूँ की आवाज़ आती तो मैं समझती शायद सुई न लगवाने के कारण पापा जी उसकी पिटाई कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाहर निकलने पर मैं उससे पूछती, क्या पापा जी ने तुम्हें मारा? तो मुँह बनाकर कहती, हाँ मारा है, मैं सुई नहीं लगवा रही थी ना इसलिए मारा। सुई लगाने में बड़ा दर्द होता है, दवाई भी बड़ी कड़वी पिलाते हैं डॉक्टर साहब। मुझे बड़ी दया आती उस पर, मैं भी कड़वी दवा नहीं पी सकती थी। सुई से मुझे भी बहुत डर लगता था। संतरा की बातें सुनकर मैं सुई लगवाने से और भी ज़्यादा डरने लगी। नानौल अस्पताल में लेडी डॉक्टर आ गई थी, महिला मरीज उसी के पास जाने लगी थी। संतरा का पति व्यापार करने दूसरी जगह चला गया था। संतरा भी वहीं चली गई, उसका आना-जाना कम हो गया। सास-ससुर के पास आती तो पापा जी से मिलने ज़रूर आती। आँख बचाकर डॉक्टर साहब उसे चूम-चाट लेते, पर अब और कुछ बंद हो गया था। लेडी डॉक्टर भी पापा जी की दोस्त बन गई थी। पापा जी प्रायः साँझ को 1 आध 2 घंटे लेडी डॉक्टर के यहाँ ही बिताते थे। वह आज़ाद स्त्री थी। तो यहाँ से ना ये मतलब कि समाज का कौन-कौन सा एक अंग रहा है, वो पूरे परिवार का पूरा परिदृश्य एक-एक चिट्ठा पत्ता यहाँ पे रमणिका जी बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ना कि बहुत ही साहस के साथ इन चीज़ों को सबके सामने रख दे रही हैं, कि ऐसी चीज़ें होती आई हैं, गलत चीज़ें होती रही हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे कुछ भी करो ड्रामेटिक तो कोई चीज़ गलत नहीं माना जाएगा हमारे समाज में। इन्होंने एक-एक बात यहाँ पे खोल दिया है। अगली कड़ी है कौतूहल, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।